नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे। मेरे चैनल जय अशोक पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के यूनिट 3 का पार्ट 5 करेंगे। जर्नल का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यहाँ पर हम कवर करेंगे। जर्नल क्या होता है उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है। इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई एंट्री मतलब कोई बिजनेस है, उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसको जो है कैसे, सबसे पहले हमने देखा था कि कौन से टाइप का अकाउंट है वो पहचानना, कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो पहचानना आपको सिखाया था। हर ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं उसको आपने को सिखाया था। फिर हमने आपको गोल्डन रूल सिखाया था कि किस में डेबिट और किस में क्रेडिट होता है, उसके लिए क्या रूल्स हैं वो भी आपको सिखा दिया है। और उसी समय ही थोड़ी बहुत एक दो जर्नल एंट्री भी आपको मैंने दिखा ही दी थी पहले में कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। अब उसी जर्नल एंट्री का एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यहाँ पर निपटा लेते हैं, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन आपको सीधे थ्योरी से पूछ ले जाते हैं जर्नल एंट्री में ना ले जा करके। ओके, तो शुरू करेंगे फ्रेंड। जर्नलाइजिंग। The journal is the book of prime entry in which every transaction is recorded before being posted into the ledger। तो दो तीन चार बातें यहां सीखते हैं। पहला, जर्नल को बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक ऑफ प्राइम एंट्री। दूसरा, जर्नल में जो चीजें, जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। इस रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को जर्नलाइजिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग भी कहते हैं। और लेजर में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आपके जर्नल से जो लेजर जाती हैं वो लेजर में पोस्ट की जाती हैं। जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर में ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया जाता है। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो जाती है। इट इज द बुक ऑफ अकाउंट इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जर्नल जो बुक होती है हमारी, उसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डे टू डे, मतलब कहने का काला क्रम में, मतलब किस क्रम में हुआ है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 8 जनवरी, इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको नोट किया जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स बिसाइड्स द मेन जर्नल, स्पेशलाइज्ड जर्नल्स आर मेंटेन टू रिकॉर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब जैसे जैसे समय बदला है, पहले सिर्फ जर्नल का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, लेकिन अब कॉन्सेप्ट बदला है। मेन जर्नल के अलावा और भी कई सारी स्पेशलाइज्ड जर्नल्स भी यूज किए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन परचेज बुक्स। ठीक है, परचेज बुक यूज की जाती है, ये भी एक जर्नल बुक है, लेकिन परचेज बुक है, इसको दूसरा नाम दिया जाता है, परचेज जर्नल कहा जाता है। ओके, तो चाहे परचेज बुक कहिए, चाहे परचेज जर्नल कहिए, इसी तरीके चाहे सेल्स बुक कहिए, चाहे सेल्स जर्नल कहिए। तो क्या होगा, जो भी परचेज बुक में क्या नोट करेंगे हम, ओनली क्रेडिट परचेज, नकदी वाला नहीं, कैश में खरीदारी को नहीं, सिर्फ जो उधारी पर परचेजिंग की गई है उसको जो है नोट डाउन करते हैं परचेज बुक में। इसी तरीके से सेल्स जर्नल या सेल्स बुक में क्या नोट करेंगे, जो क्रेडिट पर सेल्स की गई हैं, गुड्स इन ट्रेड आर रिकॉर्डेड, जो भी सामान आप उधारी पर बेचेंगे, जो हमारा डेटर या क्रेडिटर क्रिएट होता है उसको नोट डाउन करते हैं। क्या मतलब समझ में आया सर? समझ में ये आया सर, जैसे हम एक जगह ट्रांजेक्शन नोट कर लेते हैं कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए का जो है सामान खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ये वो पूरा लिख लेते हैं, फिर उसको हम जर्नल में ला करके रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल में रिकॉर्ड करते समय भी अब एक जर्नल नहीं रहेगी, हमारे पास कई जर्नल होंगी। अगर हम क्रेडिट पर खरीदारी करेंगे तो उसको अपनी मेन जर्नल में ना नोट करके, ठीक है, या उसे जर्नल प्रॉपर भी कहा जाता है, जर्नल प्रॉपर में ना नोट करके हम परचेज बुक में नोट करेंगे। इसी तरीके से जो हम नकदी में नहीं, कैश में अगर करेंगे तो लिखेंगे जर्नल प्रॉपर में, लेकिन अगर मान लो हमने उधारी पर बेचा हुआ है, क्रेडिट सेल करी हुई है, तो उसको हम सेल्स बुक में या सेल्स जर्नल में हम नोट डाउन करते हैं। तो ये भ्रम भी हमारा मिट जाना चाहिए कि जर्नल अब एक ही बुक नहीं रह गई, हमारे पास जर्नल की कई बुकें होती हैं, स्पेशलाइज जर्नल जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज जर्नल कहते हैं। द सेवरल सेपरेट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अब हमने क्या कहा था, जर्नल बुक ऑफ प्राइम एंट्री होती है, अब हमारे पास कई सारी सेपरेट जर्नल बुक्स होंगे जो प्राइम एंट्री की बुक हो गई, हैव कम इनटू यूज फॉर रिकॉर्डिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ऐसे में हमारे पास अब कई सारी जो है बुक्स अवेलेबल होंगी, जर्नल बुक्स होंगे जिन्हें बुक ऑफ प्राइम एंट्री हम कह सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप की ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करती हैं। जर्नल इज यूज ओनली फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ दो ट्रांजेक्शन फॉर विच नो स्पेशल बुक एग्जिस्ट। ध्यान दीजिएगा, मतलब पहले हमने ये सीखा कि जर्नल बुक ऑफ प्राइम एंट्री होती है, अब हम ये सीख रहे हैं कि भाई जर्नल में हम वही चीज़ लिखेंगे जिनके लिए स्पेशल बुक एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे सेल्स बुक है, परचेज बुक है, कैश बुक है, तो उसमें वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। जो बच जाएगा इन बुक्स के अलावा, जिनके लिए कोई बुक नहीं है, उनको ही हम जर्नल में एंट्री करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा, देखो कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, बिल्स रिसेबल है, बिल्स पेबल है,
तब जाके जर्नल प्रॉपर आता है आपका, ठीक है। तो अगर हमने कोई एंट्री करनी है वो इनमें से किसी किताब में नहीं है, कैश बुक का नहीं है, सेल्स का नहीं है, परचेज रिटर्न का नहीं है, बिल्स रिसीवेबल का, इनमें से किसी का नहीं है, तब जाकर के उसका नोट डाउन हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं या जर्नल में करते हैं। यही कहना है कि अगर किसी के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है तब जाकर के, अगर स्पेशल बुक नहीं एग्जिस्ट करती है तब जाकर के उसको रिकॉर्ड करिए, अदरवाइज जिनकी बुक बनी हुई है उसमें उनको ले जाकर के ट्रांजेक्शन नोट डाउन करना है। अब इसमें इसके पीछे वजह क्या है, व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, जब बिजनेस छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज पॉसिबल, अब अगर बिजनेस छोटा है तो इट इज पॉसिबल टू एंटर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, बट है ना, हर एक ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन सोचिए जैसे बैंक वगैरह हैं, दिन की यूपीआई में आप सोचिए बिलियन की ट्रांजैक्शंस होती हैं, महीने भर में बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आपको क्या लगता है एक जर्नल में उनको मेंटेन कर पाना संभव होगा? नहीं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अगर बिजनेस का साइज ग्रो होता है जैसे जैसे, इट बिकम्स नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, है ना, हर ट्रांजेक्शन को जर्नल में एंट्री कर पाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का साइज बढ़ गया। पहले हम दिन भर में 4 ट्रांजेक्शन 10 ट्रांजेक्शन किया करते थे, अब दिन भर में 1 लाख ट्रांजेक्शन हो रही है, तो हमारे लिए जर्नल में सारी एंट्री कर पाना संभव नहीं होता है। एज सच द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब जर्नल्स। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं, सब जर्नल बना लेते हैं, नॉन एज स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक। इन्हीं को ही हम स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। आपने देखा ही होगा, जो चैप्टर का नाम है वो यही है। आप देखिए अगर यहाँ आएंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर, ये मेंटेनेंस ऑफ कैश और सब्सिडरी बुक। कैश भी अपनी एक कैश बुक, एक जनरल बुक है, उसी तरीके से सब्सिडरी बुक। अब आपको समझ में आएगा सब्सिडरी बुक से क्या कहना ये चाह रहे हैं, ठीक है। तो वही इन्होंने बताया कि भाई बिजनेस का साइज बढ़ेगा तो हम स्पेशल पर्पज जो है सब्सिडरी बुक्स सामने ले करके आते हैं। सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल्स बुक, बिल्स पेएबल बुक्स, और तब जाकर के जर्नल प्रॉपर आता है हमारा, तब जाकर के हमारा जर्नल प्रॉपर आता है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल पेएबल, जर्नल प्रॉपर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मतलब ये पूरा जो लेक्चर है फ्रेंड्स हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, तो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ें नहीं सीखेंगे, सिंपल चीज़ें सीखते हुए चलेंगे। While learning accountancy, it is very rewarding to know how various transactions can be recorded in the journal। मतलब अगर आप अकाउंटेंसी सीख रहे हैं और अगर आपको ये पता चल जाए कि कैसे डिफरेंट ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके बड़े फ़ायदे हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा है। आधा बैटल आपने जीत लिया। ये बोलते हैं कि अगर आपने अकाउंटिंग में जर्नल की एंट्री सीख ली तो आप समझ लीजिए कि आधा युद्ध आप जीत चुके हैं। ओके, इफ़ वन कैन रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल करेक्टली, वी कैन से दैट वन हैज़ ओन मोर देन हाफ द बैटल। आधे से ज़्यादा लड़ाई आपकी खत्म हो चुकी है अगर आपको प्रॉपरली जर्नल में ट्रांजेक्शन की एंट्री आ जाती है। इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में भी फ्रिक्वेंटली कैंडिडेट आर आस्क्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। एग्जाम में भी यही होता है कि कैंडिडेट से पूछा था है कि तुम इसकी जर्नल एंट्री पास करो, जो भी ट्रांजेक्शन उसकी जर्नल एंट्री पास करो। आल्दो इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ दी ट्रांजेक्शन मे नॉट अपेयर इन द जर्नल। एक्चुअल प्रैक्टिस में हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसी ट्रांजेक्शन हो सकता है हो ही ना जैसी कि हम यहाँ जर्नल में सीख रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी जर्नल एंट्री करना आना चाहिए। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन जर्नल, जब आप किसी ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रक्रिया को जर्नलाइजिंग कहते हैं, ठीक है। तो पहली बात, जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को जर्नलाइजिंग कहते हैं, क्योंकि आप जर्नल में एंट्री कर रहे हैं इसलिए उसे जर्नलाइजिंग कहा जाता है, ठीक है। जर्नल इज जनरली केप्ट ऑन अ कॉलम बेसिस। कॉलमर बेसिस मतलब कॉलम बेसिस पर होता है। जर्नल में कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इसमें 5 कॉलम होते हैं। डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, लेजर फोलियो होता है, अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का होता है। ये जर्नल का हमारा प्रोफार्मा है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया भी था पर फिर भी एक बार फिर से देखते हैं। जर्नल का एक स्पेसिमेन देख लेते हैं। ये है, यहाँ पर ये डेट होगी, यहाँ पर आप डेट डालेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे कि क्या हुआ, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम। यहाँ लेजर फोलियो होता है, लेजर में किस पेज पर ये ट्रांजैक्शन जा रही है उसके बारे में रेफरेंस होता है। हम आगे इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। डेबिट अमाउंट कितने से हुआ, क्रेडिट अमाउंट कितने हुआ, डेबिट वाला यहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट वाला उसके नीचे यहाँ पर लिखते हैं। ये इसका पूरा तरीका होता है। अब ये 5 के बारे में भी डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले एक बार मैं इसको आपको फिर से बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जर्नल जो होती है बुक ऑफ प्राइम एंट्री होती है। हर एक ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर में ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया जाता है। जर्नल की जो बुक होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, यानी कि कब कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है उसको उसी हिसाब से लिखा जाता है।
मतलब जिस डेट को जो ट्रांजेक्शन है उसी ऑर्डर में उसी क्रम में हम लिखते हैं। आज के समय में अब केवल जर्नल नहीं रह गई, मेन जर्नल की जगह पे बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स भी सामने आ चुकी हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब हम उसको एक जर्नल के अंदर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे परचेज बुक्स में हम क्रेडिट पर जो परचेजिंग करते हैं उसको मेंटेन करेंगे, परचेज बुक भी कहा जाता है, परचेज जर्नल भी कहा जाता है। इसी तरीके से सेल्स बुक में जो हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्रेडिट पर सेल की बात होती है, कैश वाले सेल की बात नहीं होती यहाँ। सेल्स बुक में या सेल्स जर्नल में हम कैश वाली डीलिंग नहीं, उधारी पर जो बेचा है वो चीज़ नोट करते हैं। बहुत सारी बुक्स बनाई गई हैं प्राइम एंट्री की, मतलब बहुत सारी बुक्स बन ही जाएंगी, क्योंकि अब जर्नल के अलावा बहुत सारी बुक्स आ गई हैं। और जर्नल में उन्हीं एंट्री को आप नोट डाउन करेंगे जिनके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं एग्जिस्ट करती है। अगर स्पेशल बुक है तो उसमें नोट डाउन करेंगे। जैसे कैश से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में जाएंगी, और कैश बुक हमें इस चैप्टर में पढ़ना भी है। ओके, उसके बाद जैसे छोटा बिजनेस है भाई तो आसान है, एक जर्नल में सब कुछ मेंटेन कर लोगे, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे एक सिंगल जर्नल में सारा कुछ एंट्री कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए जर्नल को सब डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ सब जर्नल में, और उन्हीं को स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक भी कहा गया है। इन्हीं जर्नल्स को ही स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक कहा गया है। स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक में आपका कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, अब ये विशेष पर्पज के लिए बनाई गई आपकी बुक्स हैं। किसके लिए बनाई गई फ्रेंड? विशेष पर्पज के लिए। कैश वाली एंट्री कैश में, परचेज वाली परचेज में, सेल्स वाली सेल्स में। अब देखो क्या होगा, जो आप कैश में सेल्स कर रहे हैं, जो आप कैश में परचेज कर रहे हैं वो कैश बुक में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ कैश इन्वॉल्व है, ध्यान दीजिए। और जो उधारी पर गए वो परचेज बुक में रहेगा, जो उधारी पर बेचेंगे वो परचेज में रहेगा, सेल्स में रहेगा। समझ रहे हैं ना? अगर उधारी पर खरीदेंगे तो परचेज बुक में, अगर नगद खरीदेंगे तो कैश बुक में, अगर उधारी पर बेचेंगे तो सेल्स बुक में, अगर नगद पर बेचेंगे तो कैश बुक में आ जाएगा। तो देखिए कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो रही हैं। परचेज रिटर्न यहाँ पर उसकी बुक है, सेल्स रिटर्न हो रहा है उसकी बुक है, बिल्स रिसीवेबल्स की बुक है, बिल्स पेबल की बुक है, और फिर फाइनली जनरल प्रॉपर की भी बुक बनाई जाती है। इन्होंने कहा कि मतलब अगर जर्नल एंट्री पास करना तुमको आ गया तो बहुत फ़ायदे हैं, ये जान लो। अगर मतलब अकाउंटिंग सीख रहे हो तो आधा युद्ध तुमने जीत लिया, आधी अकाउंटिंग तुम्हारी समझ में आ गई अगर तुमको जर्नल की एंट्री करनी आ गई, बस ये समझ लीजिए। ओके, मोर देन हाफ द बैटल इज ओन, है ना। एग्जामिनेशन में भी ज़्यादातर कैंडिडेट से यही पूछा जाएगा कि आप जर्नल की एंट्री पास कर दी। अब जैसे ये चीज़ आपको लग रहा होगा कि सर ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, इसको छोड़ा जा सकता है, पर मैंने सोचा बता देते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में ये भी ओरिएंटेशन रहना चाहिए। मैं चाहूँ तो ये सब शॉर्टकट मार सकता हूँ, ये सब कुछ ना पढ़ाऊँ, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको अच्छी से तैयारी करनी है तो थोड़ा सा चीज़ों को जान लेते हैं। ओके, इसीलिए ट्रांजैक्शन जो है इसमें आपको क्वेश्चंस में दे रखी होंगी, आपको उसके हिसाब से जनरल एंट्री पास करनी होगी, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। लेकिन एक्चुअल लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। एक्चुअल लाइफ में चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, आपको भी पता है। हम जो थ्योरी पढ़ते हैं और जो हमारा प्रैक्टिकल होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा बहुत पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल में शायद ही कभी काम आया होगा। अब बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग, जब भी हम जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, पहली बार जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, और इस रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को जर्नलाइजिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। फिर हमने जर्नल में देखा कि जर्नल कॉलम आधारित होता है, कॉलम होते हैं, इसमें 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, और अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का। फिर हमने इसका सैंपल देखा, डेट होगी, पर्टिकुलर होगा, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट होती है। 5 कॉलम होते हैं। अब डेट में क्या होगा? जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, वही रखा जाएगा। द डेट ऑन व्हिच द ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस, जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है उसको डेट में लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? द 2 एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम, दैट इज डिटेल्स रिगार्डिंग द अकाउंट दैट हैव बीन डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। कौन सा? जैसे हम नहीं लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर टू मोहन, यही तो लिखते हैं पर्टिकुलर्स में। तो वही बोल रहे हैं कि कौन से 2 अकाउंट हमारे प्रभावित हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर पर्टिकुलर्स में लिखते हैं। एब्रीवेशन डीआर, डेबिट के लिए डीआर एब्रीवेशन यूज किया जाता है, जो कि राइट एंड पर, रिटन एट द राइट एंड ऑफ द पर्टिकुलर्स कॉलम। पर्टिकुलर कॉलम अगर यहाँ पर खत्म हो रहा है तो उसके राइट एंड पर यहीं पर लिखा जाना चाहिए डीआर को, ठीक है। और ऑन द सेम लाइन एज ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, जिस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो उसी के सामने लिखेंगे। भाई जैसे ये डेबिट हो रहा है, मान लो अगर ये डेबिट हो रहा है तो इसके सामने यहाँ पर डीआर आप लिखिए, इसके सामने मत लिख दीजिएगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें क्लियर हैं। द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज एंटर्ड ऑन द नेक्स्ट लाइन विथ अ प्रीफिक्स टू, जिस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उसको अगली लाइन में लिखते हैं और प्रीफिक्स उसमें टू लगा दिया जाता है। देखिए लिखा हुआ है, टू क्यों लगाते हैं? जैसे मैंने कहा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, यानी मोहन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, भले लिखा ना जाए बट ये अंडरस्टूड है अपने को। साथ ही साथ में एक हम नरेशन भी लिखते हैं, छोटी सी बात लिखते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन क्यों हुई है। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन नोन एज नरेशन, हम नरेशन लिखते हैं कि बीइंग गुड्स, जैसे हमने लिखा बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, ऐसे लिख दिया हमने कि मोहन को हमने गुड्स बेचे हैं, या बीइंग कैश परचेज,
हमने कैश में कोई परचेज की है। इस तरीके का एक छोटा सा एब्रिविएशन नरेशन लिखते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद में ब्रीफिटी इज एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट डिजायरेबल, मतलब जो भी आप नरेशन लिख रहे हैं एक्सप्लेनेशन की, उसको ब्रीफ रखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम नरेशन शुड बी इन्फॉर्मेटिव एज इन्फॉर्मेटिव एज पॉसिबल, मतलब लेकिन उस नरेशन को पढ़ करके जो छोटी सी लाइन लिखी है कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम, अब ऐसे लिखा है तो इससे क्लियर होना है कि हाँ ये हमने कैश राम को सोल्ड किया है, तो मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, वैसे नहीं कि लिख दिया बीइंग कैश। बीइंग कैश क्या होता है भाई, लिखो थोड़ा सा डिटेल में लिखो। ओके, फाइनली एक थिन लाइन ड्रॉ कर दी जाती है ऑल थ्रू द पर्टिकुलर्स कॉलम टू इंडिकेट दैट द एंट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, तो फिर एक जो है एक पतली लाइन खींची जाती है, जैसे ये यहाँ पर देखिए, मतलब एक ट्रांजेक्शन के बाद में दूसरी लाइन को, ये जैसे ये है ना, अभी एक ट्रांजेक्शन यहाँ निपटेगी, अगली ट्रांजेक्शन यहाँ पर निपटेगी, तो ये एक बॉर्डर इसके बीच में बना होना चाहिए, यही बोल रहे हैं कि एक बॉर्डर बना लीजिए आप, ताकि जो है चीज़ें मैनेज रहें। ठीक है, ओके। लेजर फोलियो को बताता है दिस कॉलम रिकॉर्ड्स द पेज नंबर इन द लेजर वेयर अकाउंट इन द पर्टिकुलर कॉलम आर ट्रांसफर्ड या पोस्टेड, मतलब अगर सोचो लेजर फोलियो में लिखा हुआ है 63635, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना लेजर खोलिए, वहाँ पर पेज नंबर 635 पर जाएंगे तो वो पर्टिकुलर अकाउंट मिलेगा। जैसे हमने कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन किया था, मान लेते हैं 5000 से किया था फॉर एग्जांपल, ठीक है, 5000 से हमने किया था, तो यहाँ लेजर फोलियो में हम मान लेते हैं 635 लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 700 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर आपको मोहन का अकाउंट लेजर में ढूंढना है तो किस नंबर पेज पर जाएंगे, 700 पेज पर जाइए। इसी तरीके से अगर आपको कैश का अकाउंट जो है लेजर में देखना है तो कहाँ पर जाएंगे, पेज नंबर 635 में लेजर बुक में जाएंगे। ये होता है लेजर फोलियो का असली मतलब, ठीक है। अमाउंट जो डेबिट हुई है, मतलब वही जो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था तो कितने अमाउंट से डेबिट हुआ वो डेबिट अमाउंट में लिख देंगे। डेबिट अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द कॉलम DR कॉलम अपोजिट टू द टाइटल ऑफ अकाउंट डेबिटेड, जैसे हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया था तो उसके अगेंस्ट में हम लिखते हैं ना, यहाँ पर 5000 से डेबिट किया तो यहाँ 5000, इसी तरीके से टू मोहन था हमारा, तो मोहन वाले में यहाँ पर हम इससे आगे 5000, क्योंकि कॉलम यहाँ पर ये डेबिट होता है, यहाँ पर क्रेडिट होता है, इस तरीके से लिखा जाता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो अगर हम देखें तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक थ्योरेटिकल जो है एस्पेक्ट ले रहे हैं भाई कि जो है डेबिट क्रेडिट और मतलब जो है लेजर क्या होता है हमारा, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो है ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को जर्नलाइजिंग कहते हैं। इसमें 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, अमाउंट जो डेबिट और अमाउंट जो क्रेडिट होती है, ये पूरा डिटेल दी हुई है। डेट, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है वो डेट यहाँ पर डेट लिखी जाती है। पर्टिकुलर्स कॉलम में जो 2 अकाउंट हमारे प्रभावित हुए हैं उनको हम लिखते हैं, जिस अकाउंट को डेबिट किया जाता है उसके आगे DR लिखा जाता है पर्टिकुलर्स कॉलम में ही, ठीक है। और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके आगे टू प्रीफिक्स लगाया जाता है, शुरू में 2 लगा करके तब लिखते हैं, ठीक है। एक ब्रीफ डिटेल लिखी जाती है ट्रांजेक्शन क्यों हुई है, तो उसे नरेशन कहते हैं। नरेशन जो है शॉर्ट और संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन इतना संक्षिप्त ना हो कि जानकारी ना निकले, तो जानकारी भी निकलनी चाहिए। फिर एक लाइन खींच दी जाती है ये बताने के लिए कि ये ट्रांजेक्शन यहीं पर कंप्लीट हो चुकी है। लेजर फोलियो हमको बताता है जो है ना, लेजर फोलियो में पेज नंबर लिखा होता है। लेजर फोलियो हमको बताता है कि अगर हमें लेजर में जाकर के मुझे ढूंढना है इस पर्टिकुलर अकाउंट को तो किस पेज पे मिलेगा लेजर के, वो चीज़ वहाँ पर हमें मिलती है। जो अमाउंट डेबिट हुई है वो अमाउंट डेबिट में, और जो अमाउंट क्रेडिट हुई उसे अमाउंट क्रेडिट में लिख देते हैं। और ये अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर पासिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को पास करने के लिए क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना चाहिए। पहला, ई ट्रांजेक्शन इज एनालाइज इन टर्म्स ऑफ अकाउंट अफेक्टेड। पहले ये देखें कि आखिर कौन कौन से 2 अकाउंट प्रभावित हुए हैं। मैंने आपको पूरा सिखाया था कि कौन कौन से अकाउंट, 2 अकाउंट या 3 अकाउंट जो भी हों, कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हैं उसको सीखना हो। सबसे पहली चीज़ यही सिखाई मैंने आपको कि कौन से 2 अकाउंट हैं इसमें। पेड कैश टू मोहन, तो कौन से 2 अकाउंट, कैश और मोहन, ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एज ए रूल एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट 2 अकाउंट्स करस्पॉन्डिंग टू इट्स गिविंग एंड रिसीविंग एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 अकाउंट होते हैं, जिसमें से एक जो है बेनिफिट दे रहा होगा और एक बेनिफिट ले रहा होगा, राइट। यानी एक डेबिट हो रहा होगा, एक क्रेडिट हो रहा होगा। फाइंड आउट द टाइप ऑफ अकाउंट अफेक्टेड इन द ट्रांजेक्शन, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब दूसरा काम है, पहले ये पता कर लिया कि कौन से 2 अकाउंट प्रभावित हैं, फिर ये पता करें कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। फिर अगर ये पता चल गया तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट यानी गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हम लगा देंगे हर एक के ऊपर, ठीक है। तो पहले ये देखिए कि कौन से 2 अकाउंट प्रभावित हैं, फिर जो है ना, ये देखिए कि जो अकाउंट हैं उनका टाइप क्या है।
पर्सनल रियल नॉमिनल, और फिर उसके बाद में गोल्डन रूल लगा दीजिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर डेबिट और क्रेडिट की इक्वलिटी इस्टेब्लिश करना जरूरी है। मतलब कहने का कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। मतलब कहने का कि अगर हमारा अकाउंट 5,000 से डेबिट हो रहा है तो 5,000 से ही क्रेडिट होगा। सोचिए, अगर कोई कहता है कि मैंने एक आदमी को 5,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये का सामान उधार पे दिया था, वो आता है और बोलता है मेरे को सर कि मेरे पास 4,500 रुपये ही हैं, मैं 500 रुपये आपको नहीं दे सकता। तो जो हमारा डेबिट होगा, मान लेते हैं डेबिट अगर 5,000 से हो रहा है तो मेरा क्रेडिट भी जो है 5,000 से ही मुझे करना पड़ेगा। भले ही मुझे 4,500 रुपये 4,500 मिल रहा है, अब मुझे 500 रुपये एडजस्ट करना पड़ेगा। लॉस में दिखाइए, कहीं दिखाइए, लेकिन जितने से डेबिट करिएगा उतने से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन या विकल्प नहीं है, ठीक है। जैसे अगर कोई सामान है, मान लो वो 2,000 रुपये का, कितने का, 2,000 रुपये का, आपने उस पर क्या किया, 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो अब तो रुपये 1,500 मिलेंगे। गुड्स आपका 2,000 का है, मिला 1,500। तो डेबिट मान लेते हैं 2,000 से हो रहा है, तो क्या क्रेडिट 1,500 से कर देंगे? नहीं सर, 1,500 से नहीं करेंगे, इसको भी 2,000 आपको करना पड़ेगा। जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में, ओके। समटाइम्स जर्नल एंट्री में है मोर देन 1 डेबिट और मोर देन 1 क्रेडिट। अब ये भी संभव है कि एक से ज़्यादा डेबिट और एक से ज़्यादा क्रेडिट संभव है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था कि 18,000 रुपये की उधारी थी, उसमें 17,500 दे दिए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पे, तो 500 रुपये हम क्या करते थे, 500 रुपये का प्रॉफिट या लॉस हम लोग बुक कर लिया करते थे, ठीक है। और इस तरीके की एंट्री जहाँ पर एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट हो रहे हों, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट मान लेते हैं डेबिट, और एक अकाउंट है मोहन अकाउंट क्रेडिट। अगर ऐसा हो रहा है जहाँ पर एक से ज़्यादा डेबिट एंट्री है या एक से ज़्यादा क्रेडिट एंट्री है, तो वैसी जर्नल एंट्री को फ्रेंड्स कंपाउंड जर्नल एंट्री के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? कंपाउंड जर्नल एंट्री। मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसमें जो कुछ भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप हर चीज़ जान रहे हैं, बस केवल हम उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं। रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ डेबिट्स आर क्रेडिट इन द कंपाउंड जर्नल एंट्री, ऑल द डेबिट्स आर एंटर्ड बिफोर एनी क्रेडिट्स आर एंटर्ड। मतलब ये बोल रहे हैं कि चाहे कितनी भी डेबिट एंट्री, मतलब 5 डेबिट की एंट्री हो और 5 क्रेडिट की एंट्री एक ही ट्रांजेक्शन में हो, लेकिन उसमें भी सबसे पहले जितनी भी डेबिट की एंट्रियां हैं उनको निपटाइए, जितनी भी डीआर वाली हैं आप इनको निपटाइएगा पहले, और तब जाकर के क्रेडिट वाली एंट्रियों को हम निपटाते हैं, ओके। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेबिट वाली सारी एंट्री पहले इंटर करेंगे, पहले जितने भी डेबिट वाले हैं वो सारे इंटर करेंगे, एंड देन फाइनली जाकर के हम क्रेडिट वाली एंट्री की बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। और जो टोटल डेबिट का अमाउंट होना चाहिए वो टोटल क्रेडिट अमाउंट के बराबर होना चाहिए। फॉर बिजनेस जर्नल एंट्री जनरली एक्सटेंड टू सेवरल पेजेज, हेंस द टोटल ऑफ द अमाउंट कॉलम्स आर कास्ट एट द एंड ऑफ द ईच पेज। मतलब बोल रहे हैं कि भाई जर्नल जो होता है बिजनेसेस में वो एक पेज में नहीं निपटता, वो कई सारे पेजेज में चलता रहता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, टोटल जोड़ लेते हैं कि कितना डेबिट, 1,99,000 डेबिट हुआ, 1,99,000 क्रेडिट हुआ, ठीक है। ये सारा हम जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे, हम सारा जोड़ लेते हैं, हर एक पेज के आखिरी में जोड़ देते हैं। अगेंस्ट द डेबिट एंड क्रेडिट टोटल एट द एंड ऑफ द पेज द वर्ड टोटल CF इज रिटन। टोटल CF का मतलब कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड का मतलब हम इतना अगले पेज पर लेकर जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि हम 1,99,000 इतना हो चुका है हमारा, ये अगले पेज पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और अगले पेज पर हम क्या करेंगे, BF लिखेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड। हमने क्या किया है, कितना ब्रॉड फॉरवर्ड किया है वो चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो ये क्या बता रहा है, जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब हुआ कि भाई हमारा अब तक टोटल खर्चा कितना हो चुका है, या टोटल डेबिट क्रेडिट कितना हो चुका है हमारा, 1,90,000 पिछले पेज तक हो चुका है, और अब उसके आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, एक तरीका है। CF मतलब कैरीड फॉरवर्ड, इसे आगे ले जाया गया है, और ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब होता है कि इसे लाया गया है, ब्रॉड फॉरवर्ड, ओके। तो इसे लाया गया है, क्लियर हो जाती बात। तो क्या फ़ायदा होता है सर इससे, अगर हम सोचो ये 1,99,000 यहाँ ना लेकर आए होते तो हम यहाँ फिर जोड़ते, तो आपको क्या करना होता है, हर जर्नल पेज को ले जा करके जोड़ना पड़ता फाइनली, नहीं वो सब चीज़ें नहीं करनी, हर पेज में आखिरी में ला करके जोड़ो और उसको अगले पेज पर ब्रॉड फॉरवर्ड ले जा करके दे दो, ताकि आगे, अब मान लो यहाँ सारा जोड़ करके 4 लाख हो जाता है, तो अगले पेज में 4 लाख ब्रॉड फॉरवर्ड कर करके ले जाएंगे, और जब जर्नल खत्म हो जाएगा तो वहाँ लास्ट पेज में ग्रैंड टोटल का कॉन्सेप्ट हम कर देते हैं कि ग्रैंड टोटल दिखा देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री के। तो मेरे ख्याल से कंपाउंड जर्नल एंट्री हमने देखी हुई है फ्रेंड्स, ओके। मैं बस यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दूँ, तो हमने यहाँ पर देखा कि क्या जर्नल एंट्री पास करते समय क्या करना होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से 2 अकाउंट मतलब प्रभावित हुए, कम से कम 2 अकाउंट प्रभावित होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद में देखिए कि अकाउंट किस टाइप के हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। फिर रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट लगाइए हर एक में कि कौन सा अकाउंट
में गोल्डन रूल क्या है। फिर डेबिट का इक्वल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट इक्वली होना चाहिए। अगर एक जर्नल एंट्री में एक से ज़्यादा डेबिट और या एक से ज़्यादा क्रेडिट के अकाउंट फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कितने भी डेबिट या क्रेडिट हों उससे मतलब नहीं, पहले डेबिट वाले सारे ट्रांजेक्शन लिखेंगे और फिर क्रेडिट वाला सारा अकाउंट हम लिखते हैं किसमें, जर्नल एंट्री में। ठीक है, टोटल हमेशा डेबिट का और क्रेडिट का बराबर होना चाहिए। जर्नल एंट्री जो है आपकी जो होती है वो कई पेजेज में होती है जर्नल एंट्रीज हमारी, तो ऐसे में हर एक पेज के लास्ट में हम टोटल लिख देते हैं। टोटल लिख करके क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड। ये सब मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, बस आपको एक सैंपल दे दिया है कि हाँ भाई जितना भी टोटल हुआ है उसको कैरी फॉरवर्ड करके लिख दो कि हाँ 1,99,000 कैरी फॉरवर्ड किया गया है, और अगले पेज पर जा करके हम उसी को ब्रॉड फॉरवर्ड दिखा देंगे, हाँ इतना पिछले पेज से लेकर हम आए हैं। और जब जर्नल खत्म हो जाएगी बुक हमारी तो वहाँ पर ग्रैंड टोटल दिखा देते हैं कि हाँ टोटल इतना हो चुका है। ठीक है, फिर बात करते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री की, तो वही है भाई देखो, जैसे एक अकाउंट है जिसमें मान लो कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, मान लो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो रहा है आपका, ठीक है, और उसके बाद में टू राजा का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मान लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके की अगर एंट्री हो रही है तो फ्रेंड्स इसी को ही हम कंपाउंड जर्नल एंट्री बोल देते हैं। क्योंकि क्यों कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ कैश अकाउंट और आपका डिस्काउंट अकाउंट दो अकाउंट एक साथ प्रभावित हो रहे हैं। ट्रांजेक्शन दैट आर इंटरकनेक्टेड एंड हैव टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली आर रिकॉर्डेड बाय मीन्स ऑफ कंबाइंड जर्नल एंट्री। ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपस में कनेक्टेड हैं और एक साथ हुई हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं कंबाइंड जर्नल एंट्री के तौर पर। एग्जांपल के लिए रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम अ डेटर एंड अलाउंसेस ऑफ डिस्काउंट टू हिम आर रिकॉर्डेड बाय मीन्स ऑफ सिंगल जर्नल एंट्री। अब हमने किसी डेटर को पैसा मतलब उधारी पर सामान बेचा था, अब उससे कैश मिला है मान लो 7,000 रुपीज़ का, और साथ ही साथ हमने उसको 1,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, तो कुल मिलाकर के हमें 8,000 रुपये की बातचीत हुई है। भले ही है ना 8,000 मिलने थे, 7,000 रुपये कैश मिल गया, 1,000 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो फ्रेंड्स ये दोनों हम एक साथ जो है एक सिंगल जर्नल एंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें एक साथ रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर आर रिकॉर्डेड बाय मीन्स ऑफ कंबाइंड एंट्री प्रोवाइडेड दे टेक प्लेस इन द सेम डे। इसी तरीके से सेम नेचर की अगर ट्रांजेक्शन है, सोचो कि अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 6 मकान मालिक हैं और आज रेंट पे मतलब सुबह एक को रेंट पे किया, दोपहर को एक में रेंट पे हुआ, शाम को तीसरे को रेंट पे कर दिया। अगर ऐसा है सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है तो उनको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। या फिर सेम नेचर जैसे मान लीजिए रेंट भी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हमारा एक्सपेंस है, तो ये सेम खर्चा ही है, सारी खर्चे वाली ट्रांजेक्शन है। तो इनको भी एक साथ जो है अगर एक ही सिंगल डे पर हुई हैं तो उनको भी एक साथ एंट्री हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है कि सैलरी, वेजेज, स्टेशनरी, रेंट ये सारे एक जैसे हैं, ये सब खर्चे हैं हमारे, नॉमिनल अकाउंट है ना, सब खर्चा है। तो इनकी एक कंबाइंड एंट्री हम बना सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, डेबिटिंग ऑल द रिलेवेंट नॉमिनल अकाउंट विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट एंड क्रेडिटिंग द कैश अकाउंट विद द टोटल अमाउंट। मतलब कहने का जो भी हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और उसके बाद में इसी तरीके से वेजेज अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट, ये सारा डेबिट कर दिया। और यहाँ पर उठा करके मान लीजिए हटा देते हैं, तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट। अब सोचो कि यहाँ सैलरी दी है मान लो 20,000 की, रेंट दिया है मान लो 10,000 का, और जो है आपका वेजेज दिए हैं 20,000 की, तो हमारा क्रेडिट कितने से हो जाएगा 50,000 से, क्योंकि ये कुल मिलाकर के 50,000 हो रहा है, ये भी 50,000 रुपये हो रहा है। तो इस तरीके की एंट्री हम पास कर सकते हैं, एक ही में सैलरी, रेंट, वेजेस सब एक ही साथ कर दिए, क्योंकि ये सभी की सभी सिमिलर नेचर की हैं। और ये हमारा क्या होता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है। देयर आर केसेस व्हेन ए कंबाइंड एंट्री इज पास्ड इवन फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ लाइक नेचर दैट हैव टेकन प्लेस ऑन डिफरेंट डेट। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी होंगी जो अलग अलग डेट्स पर हुई हैं, लेकिन फिर भी उनकी कंबाइंड एंट्री पास कर दी जाएगी। ये किस केस में होगा, सोचो कि जैसे हमने सैलरी पे कर दी, ठीक है, सैलरी मानो 1 जुलाई को पे की, उसके बाद में हमने जो है रेंट पे किया, लेकिन हमने क्या किया 2 जुलाई को रेंट पे कर दिया। इसी तरीके से हमने मान लो वेजेज पे किए, लेकिन ये 5 जुलाई को वेजेज पे कर दिए। अब आपका जो बिजनेस है वो क्या करता है, जनरल एंट्री तुरंत नहीं पास करता, इसको हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर में नोट डाउन करते हैं। सिंपल ऐसे लिख देते हैं कि रेंट पेड इतना, कैश इतना, मतलब हमारा सैलरी इतनी गई, वेजेज इतना गया। उसके बाद में जर्नल आप हर हफ्ते बनाते हैं, 7 दिन पे आप जर्नल बनाते हैं, तो अगर 7 डेज बाद जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो ये सारी एंट्री एक साथ भी पोस्ट की जा सकती है, भले ही ये अलग अलग डेट पर हुई हैं, क्योंकि सिमिलर नेचर की हैं। तो वही बोल रहा है कि कंबाइंड एंट्री ऐसी भी होंगी जो सिमिलर नेचर की होंगी, लेकिन अलग अलग डिफरेंट डेट्स पर होंगी, उनको एक साथ मिला करके लिखा जा सकता है। दिस हैपन व्हेन डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड सेपरेटली बट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड
ओनली पीरियोडिकली विद द टोटल अमाउंट ऑफ दोज ट्रांजेक्शन। तो ये कब होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है अलग अलग, लेकिन जो जर्नल एंट्री होती है वो एक पीरियोडिकली पास की जा रही है, हर 15 दिन पे, हर हफ्ते पे। तो ऐसे में जो टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन है उसको एक साथ पास किया जा सकता है, ये उस केस में भी होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। कंपाउंड जर्नल एंट्री में हमने देखा कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो इंटरकनेक्टेड हैं और साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही हैं, उनको अगर हम एक जर्नल एंट्री में दिखाएं तो उसे कंबाइंड जर्नल एंट्री कहते हैं, या कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंबाइंड जर्नल एंट्री। जैसे आपने अपने जिसको उधार दिया था, जिसको उधारी पर सामान बेचा था वो डेटर है, उसने आपको कैश दिया है और बदले में थोड़ा डिस्काउंट भी ले लिया है, तो उसको एक ही साथ सिंगल जर्नल एंट्री में करेंगे तो उसे कंबाइंड जर्नल एंट्री कहेंगे। सिमिलरली अगर जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सेम नेचर की हैं, है ना, और एक ही डेट पर हुई हैं, तो उनकी भी एक जर्नल कंबाइंड जर्नल एंट्री आप बना सकते हैं, एक साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सैलरी, वेजेज, ये सारी एक जैसी खर्चे वाली ट्रांजेक्शन है तो एक साथ बना दीजिए। यहाँ जैसे सैलरी, वेजेज, स्टेशनरी सब अलग अलग मतलब जो है हैं खर्चे ही भले ही ना, लेकिन इनकी एक कंबाइंड एंट्री बनाई जा सकती है। अब आगे बढ़े, मतलब पहले हमने देखा कि दोनों साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुई साथ साथ हुई। फिर हमने देखा कि नहीं, अगर सेम नेचर के तो उनको भी कंबाइंड किया जा सकता है। फिर और आगे बढ़े तो हमें पता चला कि नहीं, अलग अलग डेट पर भी हो रही तो भी उनको कंबाइंड कर सकती है, बशर्ते की गाइडलाइन ये हो कि भाई आप जो है पीरियोडिकली अपनी जर्नल मेंटेन करते हो। अगर डेली बेसिस पर तुरंत की तुरंत जर्नल एंट्री हो रही तो ये फिनोमेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम 7 दिन बाद एंट्री करते हैं, जैसे होता नहीं, हम लोग अपने रजिस्टर में कहीं लिख लेते हैं चुपचाप से और फिर फाइनल नोट डाउन लास्ट में करते हैं, अगर ऐसा है तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि हाँ अलग अलग डेट की ट्रांजेक्शन को भी कंबाइन कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्री, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ नया नहीं सीखेंगे, लेकिन देख लेते हैं एक बार। तो क्या क्या पॉइंट नोट करना चाहिए जब आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हों। पहला, रीड द ट्रांजेक्शन केयरफुली, पहले ध्यान से ट्रांजेक्शन को पढ़िए और पता करिए कि कौन से 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर फाइंड आउट करिए कि ये जो 2 अकाउंट हैं ये किस कैटेगरी के हैं, रियल, नॉमिनल या पर्सनल। फिर अब आप गोल्डन रूल अप्लाई करिए डेबिट और क्रेडिट की, और उससे पता करिए कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। फिर डेट डाल दीजिए, डेट वाले कॉलम में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दीजिए कि ट्रांजैक्शन किस लिए हो रही है पर्टिकुलर कॉलम में। अगेन मैंने जैसा कि कहा, हम कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं सीखने वाले, सब सिखा चुका हूँ मैं आपको इसमें से। एंटर द अमाउंट फिगर इन डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ उसको आप वहाँ लिख दीजिए। अब कुछ ये बातें मैंने पहले भी बताई थी आपको वैसे। व्हेन इट इज नॉट क्लियरली स्टेटेड इन द प्रॉब्लम वेदर द ट्रांजेक्शन इज ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस, बता चुका हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। अगेन अगर ये ना क्लियर हो कि कैश बेसिस पर है या क्रेडिट बेसिस पर है और पार्टी का नाम ना दिया हो तो हम क्या मानेंगे, कैश बेसिस पर। जैसे परचेज गुड्स, अब यहाँ किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा है, 5,000 रुपये की गुड्स परचेज की, मोहन, राम, श्याम कुछ लिखा नहीं है, तो ये पक्का कैश बेसिस पर माना जाएगा। सिमिलरली गुड्स बेचे हैं 2,000 रुपये के, लेकिन किसको बेचे हैं कोई जिक्र नहीं है, तो हम इसे कैश बेसिस पर मानेंगे। यही लिखा हुआ कि अगर हम ये क्लियर ना हो कि कैश बेसिस पर है कि क्रेडिट बेसिस पर है, ठीक है, और पार्टी का नाम ना दिया हो। अगर पार्टी का नाम दे दिया जाएगा तो सिनेरियो बदल जाएगा। अगर पार्टी परचेज गुड्स, मान लो यहीं पर मैं लिख दूं परचेज गुड्स फ्रॉम राम और यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू राम, मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब क्या होगा, अगर नाम लिखा हुआ है पार्टी का, ठीक है, और ये नहीं बताया है कि कैश पर है कि क्रेडिट पर है, तो पार्टी का नाम होने की वजह से हम इसे क्रेडिट मान लेंगे, तुरंत ही क्रेडिट मान लीजिएगा, ये भी क्रेडिट पर अब हो गई, ठीक है। लेकिन यदि पार्टी के नाम ना लिखे हो, सिंपल ऐसे लिखा हुआ है, तो उस केस में इसे कैश बेसिस पर ही मानना होता है, ठीक है, बता चुका हूँ आपको। तो ये सभी दोनों ट्रांजेक्शन जो हमने ये दोनों ट्रांजेक्शन देखी, हमारी कैश ट्रांजेक्शन हैं। इसी तरीके से जब जो है अगर पार्टी का नाम दिया है, जैसे पार्टी का नाम दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, गुड्स सोल्ड गुड्स टू भगवती ट्रेडर्स, नाम दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है कि कैश पर कि क्रेडिट पर, तो ये मान लेना कि हमने इनको उधारी पर दे रखा है, खरीदा या बेचा है, उधारी पर खरीदा या बेचा है, ये नियम होता है। मैंने आपको पहले भी फ्रेंड्स ये चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर रिसीव्ड और पेड लिखा हुआ है, रिसीव्ड लिखा हुआ है और पेड लिखा हुआ है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि कैश रिसीव हुआ है और कैश पेड हुआ है। जैसे पेड सैलरी 2,000 की, रिसीव्ड इंटरेस्ट 1,000, अगर ऐसा लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड, पेड और रिसीव्ड, और कैश और क्रेडिट कुछ नहीं लिखा है, तो आप मान कर चलिएगा कि कैश पर बात हुई। जैसे पेड रेंट 5,000, तो 5,000 रुपये का रेंट पे किया है, तो कहीं कैश या क्रेडिट पर नहीं लिखा है, तो पेड आ जाने से हम इसे मानेंगे हमने नकदी दे दी है, ठीक। उसके बाद में ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगेन नथिंग न्यू। परचेज अकाउंट कब यूज किया जाता है, जब भी गुड्स को हम परचेज करते हैं तो हम गुड्स
अकाउंट नहीं यूज करते हैं, हम गुड्स परचेज अकाउंट यूज करते हैं या उसे परचेज अकाउंट कहते हैं। इसी तरीके से जब हम कोई सामान बेचते हैं, जिस सामान में हम डील करते हैं, अगर मेरी जूतों की दुकान है तो मैं जूता खरीदूंगा तो परचेज अकाउंट, जूता बेचूंगा तो सेल्स अकाउंट यूज करूंगा, ये नियम होता है। सिमिलरली जब गुड्स जो है रिटर्न कर दिए जाते हैं कस्टमर द्वारा, कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिया है तो हमने कुछ बेचा था, हमने कस्टमर को बेचा था, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न होती है। ध्यान देंगे, मैंने आपको सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न दोनों समझाया था। और इसे रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। क्यों इनवर्ड कहते हैं? क्योंकि जो सामान हमने बेचा तो वो लौट आया है, वापस आया, हमारे पास इन आया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर गुड्स जो है रिटर्न कर दिए गए, किसको? सप्लायर को। हमने किसी सप्लायर से, किसी होलसेलर से खरीदा था लेकिन सामान डिफेक्टिव था, हमने लौटा दिया, तो जो मैंने सामान यानी जो बिजनेस ने सामान खरीदा था, परचेज किया था, वो रिटर्न किया है तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न कहते हैं। जो हमसे कस्टमर ने खरीदा था और लौटाया है तो हमने सेल किया था, सेल रिटर्न आ गई है, सेल्स रिटर्न बोलेंगे तो उसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो इसे रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। परचेज जो किया था, सामान गोदाम में लेकर आए रखा लेकिन हमारा सही नहीं रहा तो हमने वापस कर दिया तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बोलते हैं, क्योंकि हम होलसेलर से लेकर आए थे परचेज करके। इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बाहर दे दिया है, आउटवर्ड वापस लौटा दिया है, ओके। तो इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। डिटेल में चर्चा की हुई है, सभी बातों पर हमने डिटेल में चर्चा की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट क्या क्या ध्यान रखने हैं? पहली बार ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़िए, पता करिए कि कौन से 2 अकाउंट प्रभावित हुए हैं। फिर ये देखिए कि वो जो अकाउंट हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल में। हर एक का गोल्डन रूल अप्लाई करके ये देखिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। एक छोटा सा नरेशन लिखिए कि क्या हो रहा है, डेट डाल दीजिए, डेबिट क्रेडिट अमाउंट दे दीजिए। अब ये देखिए कि अगर पार्टी का नाम ना दिया हो और ये ना बताए कि कैश पर है क्रेडिट पर है, तो आप मान लीजिए कि कैश पर है। परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, अब कहीं लिखा नहीं है, ना तो किसी का नाम लिखा है और ना ही कैश या क्रेडिट लिखा है, तो कैश पर मान लेंगे। लेकिन अगर पार्टी का नाम दिया है और ये नहीं लिखा कि कैश और क्रेडिट पर है तो क्रेडिट पर आप मान लीजिए। इसी तरीके से अगर रिसीव्ड और पेड लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा कि कैश और क्रेडिट पर, तो आप हमेशा कैश मान लीजिए। जैसे पेड सैलरी 2000 रुपये की, तो सैलरी पे की है 2000 नगद दिया होगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट 1000, तो 1000 रुपये नगद दिया। इसी तरीके से अगर कोई सामान हमने बेचा, मान लो हमने कोई सामान बेचा कस्टमर को, कस्टमर हमें लौटा गया तो सेल्स रिटर्न है। क्या होगा? सेल्स रिटर्न। हम बेचेंगे तो उस क्या कहेंगे? सेल्स अकाउंट। अगर हमें लौट कर आएगा तो सेल्स रिटर्न होगा। अगर हमने कोई सामान खरीदा है, हम क्यों खरीदेंगे सर? हम तो बेचने के लिए हैं। सर आप जूते बेचोगे लेकिन कहीं न कहीं से कंपनी से बनकर आएगा ना, तो जिस कंपनी से आप खरीद रहे हो उससे परचेज करोगे, तो उसके लिए परचेज अकाउंट यूज करना जब गुड्स खरीदोगे आप अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। अब जब बेचा है ना, लौटा दिया कस्टमर ने, तो क्या कहोगे? जो बेचा था वो लौट आया, यानी सेल्स रिटर्न हो गई। और अगर मान लो जो फैक्ट्री से माल आया था वो खराब निकल गया, तो तुमने परचेज किया था उसको लौटा रहे हो, तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज रिटर्न क्या होगा आपका? जो परचेज किया था उसे रिटर्न किया तो रिटर्न आउटवर्ड होगा, क्योंकि हमने खरीदा था फैक्ट्री से और वापस करें तो रिटर्न आउटवर्ड होगा। और जो किसी कस्टमर को हमने बेचा था वो हमें लौटा के चला गया जूता हमारा, तो सेल्स रिटर्न हुई है और रिटर्न इनवर्ड होती है। तो बस यही सारी बातें हमने यहाँ पर, मैंने लगभग सारा कुछ आपको पहले भी बता रखा है। आई बिलीव इसमें कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को हमें नहीं मिली होंगी, हमने डिटेल में पहले से ही चर्चा की हुई है, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर ये लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर तरीके से जर्नल पर स्टडी करेंगे। मैं सोच रहा हूँ उसी समय जर्नल और लगे हाथों वहीं पर ही लेजर भी आपको डिस्कस कर दूंगा। न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस कर देंगे लेजर का, थ्योरेटिकल उसके आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड।